नमस्कार, साधना न्यूज की विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनूप सक्सेना और आज उत्तर प्रदेश के सियासी एजेंडे पर गंगा नदी में तैरती लाशों पर चर्चा करेंगे। जीवनदायिनी पवित्र गंगा के तटों पर शव दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों से निकली गंगा नदी किनारे पिछले कुछ दिनों से 1140 किलोमीटर में 2000 से ज्यादा शव देखे गए हैं। बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, प्रतापगढ़, भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया से निकली गंगा किनारे सब कहीं पानी में तैरते दिखाई दे रहे हैं तो कहीं रेत में दबे हुए हैं। आखिर ये सब किनके हैं और उन्हें पवित्र गंगा में कौन और किसके द्वारा क्यों फेंका जा रहा है? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि लाशें कोरोना संक्रमण से मृत हुए लोगों की हैं, जिनकी संख्या छिपाने के उद्देश्य से उन्हें गंगा नदी में पानी में बहा दिया गया है। वहीं अगर विपक्ष के आरोप गलत हैं तो शासन की खामोशी क्यों है? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि गंगा के किनारे लाशों के ढेर के लिए जिम्मेदार कौन। हमारे साथ आज चर्चा में मौजूद हैं इलाहाबाद से वरिष्ठ पत्रकार दिनेश सिंह जी और इटावा से भारतीय जनता पार्टी की नेत्री डॉक्टर ज्योति वर्मा जी। दोनों मेहमानों का स्वागत है। मैडम ज्योति, मैडम आपसे सवाल है। सबसे पहले, हमारी गंगा जी हमारी आस्था की प्रतीक है मैडम, और जिस तरह से वहां पे लाशों को दफनाया जा रहा है, इससे क्या गंगा, पवित्र गंगा संक्रमित नहीं होगी? जी जी जी, आपके सवाल का मैं उत्तर देती हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से गंगा में लाशें बहाई जा रही हैं, कोरोना जो सब विपक्ष का कहना है कि कोविड से जो कैजुअल्टी हो रही है, जो मृत हो रहे हैं लोग, उनको दफनाने की जगह वहां नदी में बहा दिया जा रहा है, तो इससे क्या गंगा प्रदूषित नहीं होगी मैम? इससे गंगा अवश्य प्रदूषित होगी, लेकिन ये शव जो बहे हैं या बहाए गए हैं जी, ये सरकार ने पूरी व्यवस्था की है कि कोई भी लावारिस शव जो है वो कहीं पर भी बहाया न जाए, उसकी पूरी तरह से अंत्येष्टि की जाए जी। यहाँ तक कि जो परिवार वाले अपने शवों को लेने तक को तैयार नहीं है, अपने घर परिवार के लोगों को स्वीकार करने को तैयार नहीं है, उनकी अंत्येष्टि की व्यवस्था भी सरकार ने की है और प्रशासन के द्वारा उनकी अंत्येष्टि कराई जा रही है। हमारे यहाँ तक अभी अपने यूपी का ही डिस्ट्रिक्ट इटावा है जहाँ से मैं हूँ, यहाँ की सब जगह व्यवस्था है। हमारे यहाँ तो ये तक व्यवस्था की गई है कि शमशान घाट पर जो तैनात कर्मचारी हैं उन्हें एक धनराशि दे दी गई और उनसे कहा गया है कि जो भी लावारिस व्यक्ति हो, जिसका कोई भी ना हो, अगर वो कोविड से उसका निधन हुआ है या कोविड ने उसे समाप्त किया है, तो उसका जो अंत्येष्टि है वो वहां पर की जाए। मैडम, मैं बात कर रहा हूँ गंगा के पानी में जो प्रभावित की जा रही है, जो नदी लाशों को छोड़ दिया जा रहा है, उसकी बात कर रहा हूँ। गंगा के किनारे कई गांवों में जो गंगा, जहाँ से गंगा निकलती है, सटे हुए जो गांव हैं या कस्बे हैं, वहाँ पे कई जगह और विशेषकर उत्तर मध्य प्रदेश में भी जो नदियां गंगा से यहाँ आ रही हैं, उसमें सब तैरते हुए दिखाई दिए हैं मैम। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद लोगों में भय ज्यादा है या फिर उन्हें लग रहा है कि वो उनको कहीं कैसे ले जाएं या क्या करें, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस तरह से शवों को गंगा में नहीं बहाना चाहिए, इससे गंगा भी प्रदूषित होगी। और हमारे यहाँ जब पूर्णतः सारे अंत्येष्टि के सारे संस्कार क्रिया की सारी व्यवस्थाएं हैं, तो उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। और योगी सरकार का पूरा आदेश और निर्देश भी है कि कोई भी शव गंगा में ना बहाया जाए। डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि जो लोग वहाँ पर नदी के किनारे शव लेके जा रहे हैं अंत्येष्टि के लिए, ना तो वहाँ पर उनको लकड़ियाँ मिल रही हैं और वहाँ इतना पैसा लिया जा रहा है जिससे जो गरीब तबका है, जो अपने परिजन के इलाज में पैसे पहले से लुट चुका है और उसके लिए अंत्येष्टि के लिए पैसा नहीं है। अब ऐसे में वो क्या करते हैं कि कहीं वहीं पे दफना के अपना काम पूरा करके वापस लौट आते हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार आपकी मदद क्यों नहीं कर रही है? लोकल स्थानीय जो प्रशासन क्यों मदद नहीं कर रहा है मैडम? जी, ऐसे लोगों की सरकार पूरी मदद कर रही है। नगर पालिका को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। अभी पिछले 10-12 दिन पहले से नगर पालिका के पास पूरी ये जिम्मेदारी है कि अंत्येष्टि के लिए सारा जो लावारिस लाशें हैं उनका खर्चा जो है वो नगर पालिका उठा रही है। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार इलाहाबाद से हैं, प्रयागराज से हैं और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी पूरी पैनी नजर है। दिनेश जी, आपका स्वागत है। दिनेश जी, जिस तरह से, दिनेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, आपको सुन रहा हूँ मैं। दिनेश जी, जिस तरह से सब वहाँ पर प्रयागराज में देखने को मिल रहे हैं और जहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ से गंगा निकली हुई हैं वहाँ पे सब उतरा रहे हैं,
क्या कहना है, आपने देखा है क्या, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या परिस्थितियां हैं यहाँ पे वहाँ पे? तो जी इसका एक सबसे भयानक पहलू ये है कि प्रयागराज की बात करें या दूसरे अन्य स्थानों पर जहाँ पर गंगा जी के किनारे शवों को दफनाया जा रहा है, जी जी आस्था के अलावा एक दूसरा पहलू जो है वो है महामारी का पहलू है। जी जी प्रयागराज की ही बात करें तो करीब 6 से 7 हजार के आसपास जी लाशों को दफनाया गया है गंगा जी के ठीक किनारे। 6 फीट का गड्ढा खोद करके उसमें बल्ली लगा दी जाती है, उसके बाद जी दफना दिए जाते हैं। आप वीडियोस में भी देख सकते हैं, बिल्कुल सारी बिल्कुल चीजें दिख रही हैं। जी मैम। वो लाशें थोड़े समय के बाद में जब रेत हटती है तो उसके बाद में या तो वहाँ के जो जानवर हैं वो उसको निकाल के खाते हैं, या फिर अब बारिश होगी, बाढ़ आएगी तो उसके बाद गंगा में जाएंगे। जी जी अगर किसी तरीके से कोरोना वायरस का कनेक्शन अगर वाटर के साथ स्प्रेडिंग में साबित हो गया जी जी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी महामारी की संभावना आगे जताई जा रही है, जी जिसकी वजह से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं, चिंतित हैं। जी जी अब मैं आपको इस विषय का दूसरा संदर्भ जिस पर मैडम ने अभी बात किया, जी योगी जी की सरकार ने निश्चित रूप से निर्देश जारी किए हैं कि हमारे जो स्थानीय निकाय हैं जी वो इसकी व्यवस्था करें, जी लेकिन उसके पहले बहुत देर हो गई। ये निर्देश जारी करने के पहले बहुत देर हो चुकी है। अभी भी हजारों की तादाद में लाशें जो वहाँ पर दफन हैं, उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा और कैसे बाढ़ के समय उनको गंगा में जाने से बचाया जाएगा। जी जी आज की स्थिति ये है कि जब से सरकार सख्त हुई है उसके बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने वहाँ पर निगरानी शुरू की है, जी लेकिन अभी भी वहाँ पर लाशें जा रही हैं, दफनाई जा रही हैं। थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन हुए हैं जिसकी वजह से उनकी संख्या कम हुई है। दिनेश जी, आपने कुछ दिनों पहले एक स्टोरी भेजी थी, आपने एक रिपोर्ट दी थी हमें और कहा था, बताया था कि फाफामऊ में 25,000 रुपए सबको अंत्येष्टि करने के लिए लिए जा रहे हैं वहाँ से स्थानीय प्रशासन द्वारा, और जिससे लोग परेशान हैं और पैसे नहीं होने से लोग अपने सबको वहीं छोड़ के भाग रहे हैं। जी देखिए, यहाँ भी स्थिति जो बन रही है जी वो भय से ज्यादा इस बात की है कि यहाँ के जो लोग लकड़ी बेचते हैं चाय के लिए या संस्कार कराते हैं जी, उन लोगों ने खासतौर पर लकड़ी के दाम बिल्कुल 2 गुने 3 गुने कर दिए हैं, जी जी जिसकी वजह से जो यहाँ के ये जो लोग यहाँ पर अपना शव दफनाने के लिए आते हैं परिजनों का, चाहे कोविड का हो या नॉन कोविड हो, जी जी, वो उन लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं होते हैं कि वो किसी भी तरीके से चिता में अपनी शव का तरीके से संस्कार करा सकें। जाहिर है ऐसी स्थिति में उनके पास सुगम रास्ता यही बचता है कि घाटों के आसपास जो रेत है उस रेत में वो डेड बॉडी जो लाते हैं वहां उनको दफना देते हैं, 6 फीट का गड्ढा गाड़ करके, और उसके चारों तरफ 5 की बल्लियां लगा देते हैं, ये बताने के लिए यहाँ पर डेड बॉडी रखी हुई है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। डॉक्टर तो कहीं साहब, ना कहीं अगर ये जो कालाबाजारी और ठेकेदारों की वजह से ही जो औने पौने दाम बढ़ाए गए हैं लकड़ियों के, इसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत हुई है। इसको रेगुलेट करने की बेहद जरूरत है। डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार जी की आप बात सुन रहे हैं। 2 सवाल मेरे हैं, उसके बाद उनके आप जवाब दीजिए। एक सवाल ये है कि अगर बाढ़ में सब जो नदियों में बह गए और से अगर संक्रमण फैला, तो जिस तरह से तीसरी लहर की बात कर रहे हैं उससे पहले अगर गांव में संक्रमण फैल गया तब क्या होगा? दूसरा सवाल ये है, जैसे कि दिनेश जी ने बताया कि जो लकड़ी बेचने वाले हैं या शमशान में जो लकड़ी की व्यवस्था करते हैं उन्होंने पैसा काफी बढ़ा दिया है। जिस जो आदमी पहले से ही लुटा हुआ है वो उतना पैसा नहीं है उसके पास, जिससे वो लाश को वहीं पे छोड़ के भाग जाता है। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जो लाशें गंगा में बह चुकी हैं जी, पहले से अगर बही हैं और उनसे संक्रमण फैलने का भी खतरा है, ये भी बात आपकी सही है, तो वो उनकी साफ सफाई और उनको हटवाने की व्यवस्था सरकार निश्चित रूप से करेगी, क्योंकि हमसे ज्यादा सरकार को चिंता है अपनी जनता की। जी जी, और वो निश्चित रूप से चिंता भी करेगी और इस पर काम भी करेगी। हाँ, ये हो सकता है कि ये जो अभी नगर पालिकाओं को ये जो अंत्येष्टि का जो व्यवस्था है, थोड़ी सी, जैसे कि दिनेश जी ने बताया कि थोड़ा सा देरी हो गई। देरी क्या हो गई? महामारी इतनी बड़ी और एकदम से आई है, जितनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं लगातार निश्चित रूप से की जा रही हैं और हर व्यक्ति लगा है इसमें, पूरी शिद्दत के साथ लगा है कि हमारे देश के लोग सुरक्षित रहें, किसी को किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण न हो। तो उस तरह से मेहनत करते हुए हम सभी लोग मिलकर इस काम को पूरा कर रहे हैं। और रही बात इस संक्रमण की, तो ये निश्चित रूप से फैलने से बचाया जाएगा। और गंगा की, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी का भी सदैव से यही कहना रहा है कि गंगा निर्मल और स्वच्छ होनी चाहिए, और इस पे अभियान भी चलाया, तो गंगा सदैव निर्मल रहेगी। और जो लाशें बहाई गई हैं, इन लाशों की भी साफ सफाई की व्यवस्था की जाएगी। दूसरी बात ये कि जो संख्या या जो कुछ भी बताया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं कुछ बढ़ा चढ़ा के भी बताया जा रहा है। और कुछ जगह टेलीविजन देखिए, आप टेलीविजन नहीं देख पा रहे हैं,
आप देखिए टेलीविजन साफ दिखाई दे रहे हैं, और ये बहुत आजकल हर टेलीविजन और अखबारों की सुर्खियां बनी है मैडम, कोई जो प्रमाण है वो दिखाई दिया जाए। जी मैं बताती हूँ। अभी तो कोविड चल रहा है, जब कोविड नहीं भी था तब भी कुछ कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ ऐसी परंपरा है, जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं, फतेहपुर के आसपास के जो गांव हैं वहाँ ऐसा है करते हैं कि उन शवों को जलाने की बजाय वो सीधे गंगा में ही प्रवाहित करते हैं। ये अभी कोविड की बात नहीं है, ये कोविड से पहले की बात है। तो कुछ लोग इस परंपरा के आधार पर भी शवों को गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं, मात्र कोविड की वजह से ही नहीं, इसका एक ये भी कारण है। तो उन लोगों को भी ये ध्यान रखना होगा कि हम इन परंपराओं को बदलें जो उनकी बहुत सदियों से चली आ रही हैं, और गंगा में प्रवाहित करें कि सीधे मोक्ष मिलता है, और इस तरह के काम करने से बचें। मैडम आप कह रहे हैं कि ज्यादा केसेस आए इसलिए लोगों ने प्रभावित कर दिया। मेरा सवाल ये है कि एक सिस्टम होता है, एक मैनेजमेंट होता है, कल जो आपके स्थानीय प्रशासनिक तंत्र है वो अलग अलग जिम्मेदारी बांट देती है, किसको उपचार करना है, किसको दवाइयां उपलब्ध करानी है, किसको एम्बुलेंस कराना है, और जो अगर कैजुअलिटी हो जाती तो कौन आदमी कौन व्यक्ति वहां पर अंतिम संस्कार कराने की जिम्मेदारी रहेगी। तो क्या आपके यहाँ जिस तरह से प्रशासनिक तंत्र है उसने अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाई क्या? नहीं, प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारी जिम्मेदारी जो अंत्येष्टि की है, ये कोई भी किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना आए अंत्येष्टि करने में। कोविड से जो भी मरीजों का निधन हुआ है उनकी जिम्मेदारी नगर पालिका को सौंपी गई है, और उनकी अंत्येष्टि भी हो रही है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ विधायक ने भी इस काम में बहुत रुचि दिखाई है, सांसदों ने भी, कि नगर पालिका में ही के द्वारा ही ये सारे कार्य संचालित हों। मैडम मैं प्रयागराज की बात कर रहा हूँ। प्रयागराज में जिस तरह से सब दफनाए जा रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश को छोड़ दीजिए, केवल अगर अपन केवल प्रयागराज की ही बात करें तो वहां पर आप देखिए ना जिस तरह के वहां पे सब दफनाए जा रहे हैं, और बरसात आने वाली, मानसून आने वाला है, अगर ये सारे सब रेत हटने पर अगर गंगा नदी में चले जाएंगे तो क्या होगा, फिर किस तरह की महामारी आएगी? जी बिल्कुल, लेकिन अब कोई भी शव इस तरह से बहा नहीं पाएगा, क्योंकि सरकार के कड़े निर्देश हैं कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से शवों को गंगा में नहीं बहाएगा, और तभी शवों की अंत्येष्टि होगी। दिनेश जी, जिस तरह के ये सब आए हैं, स्थानीय प्रशासन और सरकार ने निश्चित तौर पर संज्ञान में लिया है, और जहां तक मेरी जानकारी उन्होंने कुछ स्थानीय व्यवस्थाएं भी की हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं दिनेश जी वहां पर, और क्या सरकार ने किस तरह की फौरी कार्रवाई की है? देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से वहाँ पर पुलिस की टीमें भेजी गई हैं, और स्थानीय लोगों को भी जागरूक किया गया है, बताया गया है, और उनकी कुछ कमेटीज भी बनाई गई हैं कि आप लोग यहाँ पर घाटों की निगरानी करें, ताकि लोग यहाँ पर लाशें दफनाए ना, और ना ही गंगा में जलाएं, और जो चिताएं हैं चिताओं में ही उनका संस्कार हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय जनता की एक दिक्कत ये होती है कि जब लकड़ी महंगी होती है या लकड़ी नहीं होती है तो उनके पास विकल्प नहीं होता है। उनको ये चीजें समझ में नहीं आती है कि ये कोविड पेशेंट है या नॉन कोविड पेशेंट है, अगर इसके बाद इसको यहाँ पर इंक्रीमेट किया जाएगा, दफनाया जाएगा, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो जब तक इसे लेकर लगातार निगरानी नहीं की जाएगी तब तक स्थितियां बहुत बदलेगी नहीं। अभी भी प्रशासन की टीमें वहां पर गई हुई हैं, लेकिन प्रशासन की टीमें जाती हैं, उसके बाद वापस चली जाती हैं, उसके बाद वहाँ गाँव की निगरानी समितियां बना दी गई हैं, वो वहाँ पर उनको देखभाल करती है। लेकिन कोरम पूरा कर रहे हैं, भी बहुत ज्यादा सख्ती नहीं कर सकते हैं वहाँ आने वाले लोगों को। जी ज्योति जी, कोरम पूरा कर रहे हैं अधिकारी, वहां जाते हैं। मैडम सुन रहे हैं मुझे? डॉक्टर ज्योति वर्मा जी, हेलो जी सुन रही है मुझे डॉक्टर साहब? जी सुन रही हूँ। हाँ, सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से कोरम पूरा किया जा रहा है, अधिकारी जाते हैं, जो कमेटी बने हैं, और उसके बाद वापस लौट आते हैं, वो और जैसे ही वो टीम लौटती है फिर लोग पहुंच के वहाँ पे दफनाना चालू कर देते हैं। तो केवल कोरम पूरा, रस्म अदायगी की जा रही है केवल वहाँ पर। अगर पूरी तरह से उस पर ध्यान रखें, चौकन्नापन रहे, तो ये सारी चीजों को रोका जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आप ये माने कि वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, जो प्रशासनिक तंत्र के मुखिया हैं, उनकी अनदेखी के चलते ऐसी स्थिति, ऐसे हालात बन रहे हैं। मैडम, यदि वरिष्ठ अधिकारी इस प्रकार की अनदेखी करेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी सरकार है जी, ये निश्चित रूप से कड़े फैसले लेती है जनता के हित में, और अगर जनता के हित में कोई फैसला लिया गया है तो अधिकारी जो हैं इसको अनदेखी नहीं कर पाएंगे और कोरम पूरा नहीं कर पाएंगे, पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, निश्चित रूप से ड्यूटी करेंगे अपनी। दिनेश जी, कोई सवाल है डॉक्टर ज्योति वर्मा के लिए आपसे, आपका? जी डॉक्टर साहब से मैं एक छोटी सी जिज्ञासा है मेरी, पे जानना चाहूंगा। जब प्रशासन सक्रिय है, जब सरकार सक्रिय है, तो जनप्रतिनिधि सक्रिय क्यों नहीं है? जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी नहीं होती कि यहाँ पर जाके, चूंकि उनका असर ज्यादा होता है, लोगों को समझाएं कि इस तरह की स्थितियां आपके लिए भयावह हो सकती है, महामारी फैल सकती है, तो हमारे जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? क्या उनको उसमें सक्रियता नहीं दिखानी चाहिए?
जी जी डॉक्टर साहब। जी दिनेश जी, आपके सवाल का मैं जवाब देती हूँ, और बहुत इस सवाल का जवाब देते हुए मैं बहुत संवेदनशील भी हो गई हूँ, क्योंकि अगर हमारे जनप्रतिनिधि जमीन पे आकर काम नहीं करते तो आज हमने इतने जनप्रतिनिधियों को, इतने अपने अच्छे कार्यकर्ताओं को खोया है जिनकी हम गिनती भी नहीं बता सकते हैं। यदि वो जमीन पर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे वो कोरोना संक्रमित हो गए। हमारे सांसद, विधायक, मंत्री, संगठन के मंत्री, हमने बहुत 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 अपने लोगों को भी हमने खोया है। निश्चित रूप से उन्होंने जमीन पर आकर काम किया है, सक्रियता दिखाई है, तभी आज हम इस स्थिति में हैं। अगर वो ये सब नहीं करते तो कैसे संभव हो पाता। मैडम, अगर ये सब जो आप कह रहे हैं, निश्चित तौर पे हमारी भी संवेदनाएं आपके साथ है और उन सारे व्यक्तित्व के साथ हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या डर के कारण लोग काम नहीं करेंगे तो फिर दूसरे जो अभी जीवित हैं या जो इस तरह से पीड़ित हैं उनका क्या होगा मैडम? नहीं, कोई भी ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। डर के कारण कौन काम नहीं कर रहा है? डर के कारण तो किसी भी प्रकार का पूरा प्रशासन लगा हुआ है, सांसद, विधायक लगे हैं, मंत्री लगे हैं, पूरी भाजपा लगी हुई है, पूरी प्रदेश सरकार लगी है, पूरी प्रधानमंत्री लगे हैं, सब तो लगे हुए हैं। अब डर के कारण कौन बैठा है घर में? कोई नहीं बैठा है। चलिए डॉक्टर साहब, एक सवाल मैं बदल देता हूँ सब्जेक्ट को। मैं अब वैक्सीनेशन की बात आपसे कर लूँ। वैक्सीनेशन में क्या है, जो बड़े शहर हैं वहाँ पे तो हो रहा है, लेकिन कई ऐसे शहर हैं और छोटे कस्बाई इलाके हैं, जिस गांव की आप भूल जाइए, जो छोटे, वहां पर वैक्सीन ही नहीं है। आपने कह दिया कि 18+ को वैक्सीनेशन कराना है, आइए, सब कुछ आया, आपने प्रचार कर दिया, लेकिन जो आपने सेंटर बनाए वहां पर वैक्सीन ही नहीं है। लोग आते हैं सुबह और शाम को वापस हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो भी नहीं हो रहा है, लोगों को टाइम स्लॉट ही नहीं मिल पा रहा है। तो जिस तरह की व्यवस्थाएं आपने जल्दबाजी से अपने आप को दिखाने के लिए सरकार ने ये सारी घोषणा कर दी, लेकिन व्यवस्था नहीं की मैडम। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार पूरी व्यवस्थाएं कर रही है और 7 जिलों में जो 18+ वैक्सीन है वो लग भी रही है। और पहले इसकी कैटेगरी इसीलिए डिवाइड की गई थी कि वैक्सीनेशन के स्तर से शुरू होना चाहिए, जिसमें डॉक्टर्स को 1 नंबर पर रखा गया। यदि डॉक्टर संक्रमित नहीं होंगे तो हमारे बहुत पुरानी बात हो गई, अब नई बात करिए। ये पुरानी बात हो गई जी, ये पुरानी बात, नई बात करिए आप। नई बात जो अभी लगना है उसकी बात। हाँ, अभी जो वैक्सीन लगना है निश्चित रूप से वो भी जो भी ऑनलाइन लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं या जिनका नंबर आ रहा है, जो 7 जिलों में वैक्सीनेशन है वो भी पूरी तरह से चल रहा है रेगुलरिटी से। और जहाँ 65+ या 45+ हैं उनकी भी योजनाएं तैयार हैं और उनका भी एक लक्ष्य रखा जा रहा है प्रतिदिन का। जैसे कल भी एक लक्ष्य था हमारे यहाँ निर्धारित था, जगह जगह पर उनके कहाँ पर कोवैक्सीन लगनी है, कहाँ कोविशील्ड लगनी है, और आज का भी ऐसा ही है। तो इस तरह से प्रतिदिन का एक लक्ष्य निर्धारित से लोगों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। और ये तो आपको भी ज्ञात है कि लगभग 17 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। और इतना बड़ा हमारा देश है और इतनी तीव्र प्रगति से हम लोग कार्य कर रहे हैं। जितना वैक्सीनेशन अमेरिका एक दिन में करता है उतना भारत भी करता है। तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है कि हम लोग बहुत जल्दी से इन सब चीजों को कवर कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से एक भयंकर महामारी है, लेकिन जरूर विजय होगी और धीरे धीरे जून माह के अंत तक हम लोग पूरी तरह से वैक्सीन उपलब्ध करा पाएंगे और निश्चित रूप से सबको बहुत अच्छी तरह से वैक्सीनेशन मिल पाएगा। दिनेश जी, डॉक्टर ज्योति वर्मा जी के पास पूरी सरकार को बचाने पूरे जवाब हैं। मैं अब आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन को लेकर उत्तर प्रदेश की स्थिति पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए, क्या है सर? देखिए अनूप जी, वैक्सीनेशन की अगर बात करें तो यूपी में स्थिति निश्चित रूप से बेहतर है। मैं तथ्यों के साथ जाऊंगा और जो हमारे पास तथ्य उपलब्ध हैं उसमें योगी सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर जो ड्राइव चलाई है बहुत सक्सेसफुल है और हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक सबसे बड़ा लैपना ये सामने आ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ की जनता पूरी तरह कन्विंस नहीं है इस चीज को लेकर के। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में हर जगह वैक्सीनेशन सेंटर भी अभी फिलहाल स्थापित नहीं किया सकते हैं। तो वहाँ के जो PSC हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है, लेकिन लोगों के अंदर एक तरीका मिथ बना हुआ है अभी कि वैक्सीन लेने से कहीं उनका कोई नुकसान ना हो, उससे दूर करना जरूरी है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का जो रेट है वो अभी कम है, लेकिन सरकार की कोशिश अच्छी है। दिनेश जी, आपका कोई सवाल हो वैक्सीनेशन को लेकर आप डॉक्टर ज्योति वर्मा से पूछ सकते हैं, लेकिन पहले मैं एक सवाल कर लूं। मैडम, गाँव में प्रचार प्रसार का अभाव है, जैसा दिनेश जी बता रहे हैं, लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वैक्सीनेशन से उनको हित है या अहित। लोग कह रहे हैं कि इससे बच रहे हैं लोग कुल मिला के ग्रामीण वहाँ पे। तो जब प्रचार प्रसार नहीं है तो कैसे लगवाएंगे वैक्सीन वो लोग?
देखिए, प्रचार प्रसार का तो ये है कि कोविड के समय में जाकर प्रचार तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन सभी लोगों को एक निश्चित रूप से सावधानी के लिए बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है। लेकिन वहीं पर हमारा विपक्ष पूरी तरह से विरोध में कुछ लगा दिनों हुआ है। पहले चुनाव प्रचार हुआ था, गांव-गांव तक लोग पहुंचे थे। अब आप कह रहे हो कि प्रचार कोविड के समय प्रचार नहीं किया जा सकता, वोट के लिए प्रचार हो रहा है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने प्रचार नहीं किया जा सकता है। मैंने ये कहा निश्चित रूप से लोगों को आगाह किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने से मृत्यु का खतरा 80% तक टल जा रहा है, तो सभी लोग वैक्सीन कराएं। लेकिन जहां हमारे विपक्षी हैं, कम से कम अपनी वाणी से तो साथ दे ही सकते हैं। ऐसे कोविड के समय में भी राजनीति कर रहे हैं लोग और वैक्सीन को गलत बता रहे हैं। आज मैडम कोई विपक्ष का आदमी नहीं बैठाया हमने इसलिए वरिष्ठ पत्रकार को आज बैठाना नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात तो कहूंगी, क्योंकि जब सामने से तथ्य आते हैं, कुछ लोग हमसे खुद से अगर वो मैडम होते तो वो भी आपकी बात का जवाब देते ना। खराब होती है। आज वो है नहीं तो आपकी बात का जवाब कौन देंगे? दिनेश जी से आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नहीं, ये डिबेट मैं भी डिबेट का मुद्दा नहीं, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ जो मेरी अपनी की आप बीती है। कुछ लोगों से मैंने भी कहा तो कई वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, क्योंकि ये वैक्सीन लगाने से जैसे ही लगती है वैसे ही लोग मर जाते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई है, लोग एक फोटो भी क्लिक करा के उसको फेसबुक पर अपलोड कर रहे हैं, सब जगह डाल रहे हैं, इंस्टा पर, सोशल मीडिया पर। ग्रामीण जनता में भी सबको बताया जा रहा है कि सब लोग वैक्सीन लगाएं। वहां भी ज्यादा से ज्यादा ये बात पहुंचाई जा रही है कि वैक्सीन लगाने से आपकी जो जीवन रेखा है वो अधिक बढ़ सकती है, ना आप खुद संक्रमित होंगे और ना आप लोगों को संक्रमित कर पाएंगे। यदि आप संक्रमित होते भी हैं तो दूसरे व्यक्ति का संक्रमित होने का खतरा उतना नहीं रहेगा। दिनेश जी, वैक्सीनेशन को लेकर कोई सवाल है आपका? वैक्सीनेशन तो नहीं, लेकिन टेस्टिंग को लेकर जरूर मैं छोटी मेरी जिज्ञासा है, मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहूंगा कि टेस्टिंग को लेकर के गांव में अभी भी सकारात्मक या नकारात्मक स्थिति बनी हुई है। कई जगह जो हमारी टीमें टेस्टिंग के लिए जाती हैं सरकार प्रशासन की तरफ से, उनकी टीमों पर हमले तक हो रहे हैं, तो उनको किस तरीके से सरकार या प्रशासन के लोग कन्विंस करेंगे? क्या कोई स्ट्रैटेजी उसकी डेवलप हुई है? डॉक्टर साहिबा जी जवाब दीजिए। देखिए, ये जो हमले वाली बात आई है, जो हमले हो रहे हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं कि ये हमला कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? पुलिस रिकॉर्ड में है कि स्थानीय लोगों ने अज्ञानता की वजह से उन पर हमले किए, चूंकि उनके पास सही जानकारी नहीं थी, जागरूकता नहीं थी। ये पुलिस रिकॉर्ड में है सारी चीज जो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फिर वही बात डिबेट वाली आ जाएगी। ये विपक्ष की चालें भी हैं कहीं ना कहीं कि जितना बदनाम कर सकते हो उतना सरकार को बदनाम करो, भले ही सरकार कितना भी काम करे, कितनी भी तीव्रता से करे, कितनी भी अच्छा कार्य करे। तो वैक्सीनेशन पूरी तरह से सब जगह हो रहा है, गाँव में भी हो रहा है और सभी जगह सेंटर बनाए गए हैं कोवैक्सीन के। उनका लक्ष्य भी रखा गया है, यहाँ तक कि उनके जो वैक्सीनेशन करने वाले जो ड्यूटी पे जो नर्स हैं उनके नाम, फोन नंबर, सारी चीजें डिटेल्स में दी जाती हैं और प्रतिदिन निश्चित रूप से वैक्सीनेशन चल रहा है और बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और लोग जागरूक भी हैं। नहीं, लेकिन दिनेश जी ने तो कहा, दिनेश जी ने इसकी सराहना की कि वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में बेहतर हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि गाँव में जो स्थितियां हैं वहां पे स्थितियां अनुकूल नहीं हैं। ज्योति जी, देखिए गांव के सीधे सच्चे लोग हैं, बरगलाने में जल्दी आते हैं। लोगों ने उनको भड़का दिया है, लेकिन फिर भी उनको धीरे धीरे समझ में आएगा और वो जरूर वैक्सीनेशन करवाएंगे, क्योंकि जब उन्हें लगेगा, खुद से एहसास होगा कि हाँ ये जरूरी चीज है, अगला गलत कह रहा है, तो निश्चित रूप से वैक्सीनेशन लगवानी ही पड़ेगी। आप सरकार में है तो निश्चित तौर पर जहां कमी होगी उसके लिए आप विपक्ष पे छिगड़ा फोड़ेंगे ही, ये तो लाजमी सी बात है। लेकिन कोरोना काल के दौरान जिस तरह से वैक्सीनेशन अगर हो रहा है, इस तरह से हो रहा है, तो ये बिल्कुल निश्चित तौर पर संतोषप्रद बात है। लेकिन जिस तरह से गंगा के किनारे लाशें दफनाई जा रही हैं और जिस तरह से लोग नदियों में प्रभावित कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर संकट का संकेत है। और इस पर भी जिस तरह से जो वैक्सीनेशन के लिए सजग हुई है सरकार, कोरोना को लेकर सजग हुई सरकार, उस पर भी अगर अमल करे, उस पर सजग हो जाए तो निश्चित तौर पे आने वाले समय पे निश्चित रूप से सजग होगी, विशेषकर गांव के लोगों को सजग होगी सरकार और काम भी करेगी। जी, गांव के लोगों को संक्रमण से बचाया जा सकता है। ज्योति जी और दिनेश जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। आपने अपना समय दिया। हम कल एक फिर नए पैनल के साथ, नए डिबेट के साथ आपसे हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।